बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल एस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर ज़रीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर जो कि फेडरल बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे अपलोड की थी उसके हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो बेसिकली पिछले 3-4 पार्ट के अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया था। तो बेसिकली आप लोगों की फरमाइश पे हम आज की वीडियो के अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करिए तो फेडरल बोर्ड की तरफ से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे टोटल 5 to 6 आते हैं। तो उसके लिए हम पेपर ओपन कर लेते हैं जो कि फेडरल बोर्ड ने अपने चैनल पे अपलोड किया था। तो जो पेपर फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड किया बेसिकली वो बहुत डिफिकल्ट एक पेपर है, ठीक है। अब वो उस पेपर से मतलब सिनेरियो ये बनता है कि एसएलओ बेस्ड पेपर बनेगा। एसएलओ बेस्ड पेपर मीन कि आपने पेपर की तैयारी अपनी बुक के मुताबिक करनी है, साथ उसके रिस्पेक्ट से जो जो क्वेश्चन बनते हैं दूसरी बुक के अंदर, पंजाब बोर्ड के अंदर, केपी के बोर्ड के अंदर, एजे के बोर्ड के अंदर, सारे के सारे आपने कवर करने हैं। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी क्वेश्चन कराया था, तो तकरीबन जो फेडरल बोर्ड ने गेस्ट पेपर अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड किया उसके अंदर से मिनिमम क्वेश्चन जो बुक से लिए गए, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स हैं जो डिफरेंट बुक से लिए गए हुए हैं। जैसे भी कल परसों क्वेश्चन देखा था तो वो बेसिकली इंडिया की बुक थी उससे लिया गया हुआ था, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। तो अगर मैं बुक को ओपन कर लूं, क्वेश्चन पेपर को ओपन कर लूं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन का सिनेरियो खुल के हो गया, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करते हैं। उसके अलावा आपको मैंने पहले भी बताया था जैसे कि हम जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते रहते हैं, उसके अलावा होम ट्यूशन इस्लामाबाद के अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप का नंबर भी है और लिंक भी मौजूद है, तो उससे हमसे ज्वाइन करके कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके अलावा बेसिकली जो है फेसबुक पेज पे या जो है कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आपने कमेंट किया था लॉन्ग क्वेश्चन को डील किया जाए तो हम इस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसके अलावा आपकी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर या मैथ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम आ जाएं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ, सेक्शन सी की तरफ आ जाए, सेक्शन सी में टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन में से हमने अटेम्प्ट ऑल करने हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने अब सिनेरियो चेंज कर दिया है। क्योंकि पिछली बार आपके पास होता था कि आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने होते थे, अब आपने सारे के सारे को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हमारे टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन के टोटल क्वेश्चन मिला के 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, जिनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 टोटल 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सबको हमने सॉल्व करना है। सॉरी 1, 2, 3, 4 टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का है, ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स। तो हमने इनको देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए, मैं पहले आपको बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आऊँ तो ये बेसिकली जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया गया। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 2 से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो चैप्टर से लिया गया। चैप्टर नंबर 4 या 5 है अरिथमेटिक क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन, उससे लिया गया। उसके बाद ये बाइनोमियल वाले क्वेश्चन से लिया गया। चैप्टर नंबर 7 बनता है उससे लिया गया, या चैप्टर नंबर 6, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 से लिया गया और ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 में से लिया गया है, ठीक है। तो हम तरतीब वाइज सब क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो इजी क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा, आपने उसको खुद कवर कर लेना है। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ एक सॉफ्ट पेज पे, उसको मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो उसके लिए मैं सॉफ्ट पेज ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली उसमें लिखा होता है कि सॉल्व द फॉलोइंग जो है वो सिमल्टेनियसली इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट हमने सॉल्व करना है, ठीक है। रियल पार्ट को अदा करना है और इमेजिनरी पार्ट को अदा करना है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का मैंने सिमल्टेनियस सॉल्व करना है। तो सिमल्टेनियस सॉल्व करने का हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एक मेथड होता है कि हम किसी एक वेरिएबल की एक वैल्यू ले लें, ठीक है, उसको दूसरे में पुट कर ले देते हैं, किसी एक की वैल्यू लेट कर ली दूसरे के अंदर पुट कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम दोनों इक्वेशन को सेपरेट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे जो इजी लग रहा है वो मैं लगा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें मैं दोनों इक्वेशन को काट करके निकाल लूंगा, ठीक है। एक तरीका ये है कि लेट्स सपोज मैं इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर इसी को मैं डील करूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डील कर लेता हूँ, इस इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू i प्लस 7, ठीक है, प्लस 2 प्लस i y डिवाइडेड बाई 3। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लूंगा, ठीक है। जहां जहां पे x है मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सिमल्टेनियस तरीका, ठीक है। अब मैं दोनों आपको बताता हूँ, तो जो मेरे इजी लगेगा मैं उसको कर लूंगा, ठीक है।
अब दूसरा तरीका यह है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट है, जिस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, जिस वैल्यू को हम काट करने जा रहे हैं, एक वैल्यू को हमने स्किप करना है, या एक्स की या वाई की, तो जिस वैल्यू को मैंने काट रहे हैं, ठीक है, तो मैं पहले अपने ज़हन में रख लूंगा कि मैंने किसको काटना है। तो जो इजी वैल्यू की हम उसको पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स का 3 है, तो मैं इस वैल्यू को काट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किस इक्वेशन से रिस्पेक्ट सॉल्व करूंगा, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको 2 का नाम दे देता हूँ। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में 3 की जगह जो x लिखा हो उसको मैंने खत्म करना है, यहाँ पे कुछ भी जाना चाहिए ताकि x खत्म हो जाए, y बच जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऑपोजिट में जो भी एंट्री पड़ी होगी उसमें मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 3 के ऑपोजिट में क्या पड़ा हुआ है, 2i-1, और इसके ऑपोजिट में क्या पड़ा है, 3x, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा कि जो इसके ऑपोजिट में वैल्यू पड़ी हुई है 2i-1x, ठीक है, सॉरी 2i-1 इज मल्टीप्लाई, इसके ऑपोजिट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1 एंड 3 इज मल्टीप्लाई टू इक्वेशन 2, ठीक है, यूं कर लेंगे। तो फिर मैं इनको सेपरेट कर दूंगा, मैं इनको एक साथ लिख के सेपरेट कर देता हूं। तो अगर मैं लिखूं, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं इसके मल्टीप्लाई किया था 2i-1 से, तो मेरे पास आ जाएगा 3 2i-1x, फिर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2i-1, फिर 2 + i, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2i-1 i + 7, जी आ जाएगा। अब नीचे वाली इक्वेशन दूसरे को मल्टीप्लाई किया था, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 से, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ इसको, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 3 2i-1x, फिर इसको जब करेंगे तो आ जाएगा प्लस 3i-2y, और यहाँ पे भी 2i + 1। एक ही तरीका है, एक दूसरा तरीका है, यहाँ से पहले लेके इसमें पुट कर लेते हैं। तो मैं इसको इस तरह फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो साइन चेंज होंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फिर माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये काट देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे हम कि माइनस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगी कि माइनस पूरी की पूरी वैल्यू 2i-1 2 + i y माइनस 3 3 9i 3 2 6y, ठीक है। सॉरी यहाँ पे y यहाँ पे था तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ब्रैकेट आ रही थी, तो मेरे पास आ जाएगा -9iy - 6y, ये आ जाएगा। फिर इसकी बात करें तो ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2i², फिर 14i, फिर -i, फिर -7, ठीक है, फिर -6i + 3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया, क्योंकि मैंने सिंपल कैलकुलेशन की है। अब इसको मैं फर्दर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, तो मैं डिफरेंट पेन यूज़ करूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास जब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस को मैं बाहर लिखता हूँ, मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 4i, फिर 2 कैसे करूँगा तो क्या आ जाएगा 2i², फिर -2, फिर -i, ब्रैकेट के बाहर y था तो y भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर -9iy - 6y, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ये आ जाएगा -2, ठीक है, ये हो जाएगा +13i -7 -6i + 3, ठीक है। फर्दर करते हैं, ब्रैकेट खोल के फिर मैं हमें वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। अब y को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो y को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इसको फर्दर ब्रैकेट के अंदर रिसॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर देखा जाए तो -y, ब्रैकेट के अंदर देखा जाए तो हमारे पास क्या है i, तो कितना हो जाएगा 3i बच जाएगा यहाँ से। फिर फर्दर देखा जाए आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की -1, तो -2 -4 हो जाएगा। फिर हम अगर आगे देखें तो क्या आ रहा है -9i, ठीक है, और -6y, ये आ जाएगा। फिर इक्वल टू, फिर अगर देखा जाए तो मतलब कि अगर आयोटा वाली वैल्यू लिखूं तो 13 + 13 आयोटा -6 आयोटा, कितना बच जाता है इनमें से, अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो 6 6 12, तो 7 बच जाता है, तो आ जाएगा +7i। फिर सारे के सारे जो हमारे पास कांस्टेंट -2 -7 कितना हो जाएगा -9 + 3 -6, ये कितना आ जाएगा -6। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। फिर अगर फर्दर करूँ
ठीक है। अगर देखा जाए तो इसको मैं फर्दर रिजॉल्व करूंगा, तो मैं y को ऊपर बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3i प्लस 4y माइनस 9i प्लस 6y इज इक्वल टू 7 आयोटा माइनस 6, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं आयोटा वाली वैल्यू को लादा कर लूंगा लेफ्ट साइड पे, और जो है वो मतलब कि जो रियल वैल्यू उनको लादा कर लूंगा। तो इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10y, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस 9 3 12 आयोटा y इज इक्वल टू 7i माइनस 6, ये आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे x और y दोनों की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से मुझे y चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, y कॉमन ले लूंगा सॉरी, तो आ जाएगा 10 माइनस 12 आयोटा इज इक्वल टू 7i माइनस 6। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड कर दूंगा, तो 7i माइनस 6 10 माइनस 12i, अब ये आ गया, तो इसके डिवाइड में आ गया। जब डिवाइड में आ गया तो उसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने फर्दर खुद सॉल्व कर लेना। तो आ जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 7i 10 प्लस 12 है। तो जब भी किसी वैल्यू को डी डिवाइड में आ जाए, बेसिकली मतलब कि जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यानी जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हम उसके हम रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अगर नॉमिनेटर में होगा तो हमें रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी आयोटा वाली वैल्यू आ गई, इमेजिनरी वैल्यू आ गई, तो हमें हर सूरत में जो है उसको क्या कहते हैं उसको रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपने फर्दर सॉल्व कर लेना है। जब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। दूसरा मेथड क्या था, अब x की वैल्यू आ गई, मैंने इस इक्वेशन से जिस इक्वेशन से निकाल दी उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 था, अगर मैं करता रहूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो बनेगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन को कवर कर सकूं, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 2 पेपर के अंदर गिवन था, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा तो कमेंट करने और अपनी सपोर्ट दिखानी है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो अंदर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस-जॉर्डन मेथड। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज हुआ है कि नॉन होमोजेनियस मेथड और दूसरा गॉस-जॉर्डन मेथड। तो बेसिकली गॉस एलिमिनेशन मेथड इज कॉल्ड एचेलॉन फॉर्म एंड गॉस-जॉर्डन मेथड इज कॉल्ड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। जैसे कि प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 या 4 करते हुए भी एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली उसके बाद एक वर्ड आता है होमोजीनियस, एक नॉन होमोजीनियस। व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस? होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसकी इक्वेशन के आखिर में 0 0 0 होते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम 3 रो 3 कॉलम का मैम जो है डिटर्मिनेंट लें, अगर उसका आंसर 0 आ रहा हो उसको बोला जाता है होमोजीनियस, अगर नहीं आ रहा तो उसको बोला जाता है नॉन होमोजीनियस। तो बेसिकली जब कोई होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती, सॉरी, जब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती है या सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है जो क्लास 9 की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी ये सॉल्व हो रही है। ठीक है, दूसरा लीनियर। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें x y या z वेरिएबल जितने भी उनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो हम बोलते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। अगर 1 से बढ़ जाती है तो 2p होगी तो क्वाड्रेटिक बोला जाता है, 3p होगी तो क्यूबिक बोला जाता है, अगर से एक्सीड कर रही थी तो उसको सिर्फ पॉलिनोमियल काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है यूजिस गॉस-जॉर्डन मेथड। यानी गॉस-जॉर्डन मेथड यानी इस पूरे क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करना है। अगर पंजाब बोर्ड की रिस्पेक्ट से बात करें तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, अगर केपी के बोर्ड की रिस्पेक्ट से बात करें तो गॉस-जॉर्डन मेथड में। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको फर्दर सॉल्व। तो उसके लिए मैं फिर नोट्स ओपन कर लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, अब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना यूजेस गॉस-जॉर्डन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो मैं इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स की फॉर्म में आयोसो के सब बच्चों को लिखना आता होगा। ठीक है, यानी पहले की एंट्री, ठीक है, फिर 5, फिर 3, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर -2, फिर 2। ठीक है, ये आ गया, और यहीं पे मैं रेशो डाल देता हूँ। ठीक है, रेशो मीन इक्वल टू 7 के इक्वल था, ये किसके इक्वल था, 6 के इक्वल था, ये -6 के इक्वल था। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू भी आप डाल सकते हो। तो बेसिकली ये आ गया। अब मुझे कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को गॉस-जॉर्डन मेथड में। व्हाट इज वी में गॉस-जॉर्डन मेथड, यानी हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, विच इज दैट 1 1 1, इसकी एंट्री भी नीचे 0,
ऊपर एंट्री में भी 0, ये चीज़ हमने लानी है। तो अब ये चीज़ कैसे आएगी, तो उसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली फर्दर सॉल्व क्या होगा कि हमारे पास एंट्री क्या क्या आ रही है, अगर डायगोनल की बात की, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। तो अब इस डायगोनल की नीचे वाली एंट्री को मुझे 0 लाना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तरतीब वाइज पहले डायगोनल की एंट्री नीचे 0, दूसरे डायगोनल की एंट्री के नीचे 0, तीसरे डायगोनल की एंट्री के नीचे 0, फिर फर्दर फिर एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में, फिर पहली एंट्री के ऊपर 0, दूसरी एंट्री के ऊपर 0, तीसरी एंट्री के ऊपर 0। जब तरतीब वाइज चलेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। फिर लास्ट में जाके आपने डायगोनल को 1 1 लाना होगा। मीन ये डायगोनल अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर दूंगा, अभी करूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा और क्वेश्चन कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पहले मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, फिर यहाँ पे 0 चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रो 2 में 0 चाहिए विद द रिस्पेक्ट ऑफ रो 1, ठीक है, और रो 3 में मुझे 0 चाहिए विद द रिस्पेक्ट ऑफ रो 1, ठीक है। यानी जब भी आपको किसी एंट्री में 0 लाना है, यानी 1 के नीचे 0 लाना है, तो डायगोनल के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। जब इधर 0 लाना है तो डायगोनल के रिस्पेक्ट से, जब इधर 0 लाना है, इधर 0 लाना है तो डायगोनल के रिस्पेक्ट से, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये मैंने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली वैल्यू क्या लिखूंगा, यानी R3 में से क्या चीज माइनस करूंगा, R2 में से क्या चीज माइनस करूंगा, तो उसकी ऑपोजिट एंट्री। अगर R2 की बात की जाए, R2 को माइनस करें R1 से, ठीक है, तो R2 के ऑपोजिट में जो एंट्री पड़ी है R1 की वो कितनी है, 1। इसी तरह R1 के ऑपोजिट में जो R2 की एंट्री पड़ी है वो क्या है, 2, ठीक है। ये बड़ा इजी स्टेप आपको बता दी जिसकी वजह से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। R3 पे आ जाए, R3 के ऑपोजिट में जो वैल्यू पड़ी है R1 की वो कितनी है, 1, ठीक है। दरमियान में सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे 0 चाहिए, तो R1 के ऑपोजिट में क्या पड़ा है, 3, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। पिछले क्वेश्चन में भी आपको डिटेल में समझाई थी कि आप तो उधर ज़्यादा बेहतर समझाइए, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फर्दर करते हैं, ठीक है। तो जब हम फर्दर करेंगे तो पहली रो को तो हमने छेड़ना नहीं है, तो पहली रो हैज़ इट इज़ आ जाएगी, ठीक है, जैसे थी 1 5 3 एंड 7, ठीक है। अब दूसरी रो को हमने पहले मल्टीप्लाई कर लेना है रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हैज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर ये आ गया, फिर -2R1 रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 से, यानी रो 2 के ऑपोजिट में रो 1 की एंट्री क्या पड़ी है, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या पड़ी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या पड़ा है, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप की चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब रो 3 पे आते हैं। रो 3 पे मैं डिफरेंट स्टेप से करता हूँ। अब रो 3 की पहले एंट्री को मल्टीप्लाई कर देना 1 से तो आ जाएगा 3, ठीक है, माइनस उसकी जो अपोजिट एंट्री पड़े उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। फिर रो को वापस इस एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये -2 रहेगा। फिर माइनस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। फिर 2, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ठीक है। फिर -3, फिर इसके अपोजिट में क्या पड़ा है, अब 3 के ऑपोजिट में उधर क्या पड़ा हुआ है 7, तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट लाइन मूव करता हूँ 1 0 एंड 0 5 -7 एंड -17, ठीक है। फिर 3 -5 एंड -7, ठीक है। फिर 7 16 में से 14 निकालेंगे तो 8 और 21 और 24 जी आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि एक तरतीब से आप चल रहे हैं तो आपने कोशिश करना है कि जो चीज़ आपको समझ आती है उसको आपने फोकस करना है। जो चीज़ मुश्किल हो और आसान हो उस पर फोकस कभी नहीं करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाती है। जब कोई चीज़ आसान लग रही हो उसी को लेके चलें, ठीक है। अब मैं फर्दर चलूंगा तो मैं इसी स्टेप को लेके चलूंगा। मैं अब नहीं करूंगा कि 2 से डिवाइड करूँ मल्टीप्लाई करूंगा, उस तरह कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब पहली एंट्री के नीचे 0 आ गई, अब मैं दूसरी एंट्री के नीचे 0 लाना, यानी अगर मुझे रिड्यूस एचिलॉन से पहले एचिलॉन फॉर्म चाहिए, इस एंट्री के नीचे 0 लाने आ गए। अब इसके नीचे 0 लाऊंगा और इसके नीचे तो कोई टर्म है ही नहीं, तो इसके नीचे टर्म लाऊंगा तो मेरे पास रिड्यूस एचिलॉन पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे 17 के नीचे 0 लाना है, ठीक है। तो 17 के नीचे 0 लाने के लिए क्या करेंगे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे कमांड, ठीक है। अब मुझे 0 चाहिए, ये डायगोनल है, इसके नीचे 0 आ गए, ये डायगोनल है, इसके 0 नीचे 0 लाना है, यानी 17 की जगह पे 0 लाना है। तो -17 की जगह 0 लाना है, तो मुझे रो 3 में 0 लाना है, ठीक है। आपको पता चल गया कि आपने कहाँ 0 लाना है, रो 3 में विद द रिस्पेक्ट ऑफ डायगोनल। इसके ऊपर डायगोनल कहाँ पे है, रो 2 में। रो 2 को सॉल्व करते हैं, रो 3 में हमें 0 लाना है। अब इसके ऑपोजिट पे
रो टू के ऑपोजिट में, रो थ्री के ऑपोजिट में रो टू की क्या वैल्यू है -17, और रो टू के ऑपोजिट में रो थ्री क्या वैल्यू है 7। ठीक है, यानी जब रो टू है, रो टू को मल्टीप्लाई कर लूंगा -17 से, और -17 को मल्टीप्लाई कर लूंगा -7 से, रो थ्री को मल्टीप्लाई कर लूंगा -7 से। ठीक है, फिर दरमियान में माइनस, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा रो टू को 17 के साथ। ठीक है, फिर मैं लिख लेता हूं 1 5 -3, और यहां पे आ जाएगा 7। ठीक है, फिर 0 -7, ये वो मतलब यूज करो जिसको हमने छेड़ना ही नहीं है, -5 एंड लास्ट में -8। ठीक है, अगर बात करूं हम रो थ्री पे आ जाते हैं, तो रो थ्री पे मुझे यहां पे चाहिए था 0। मैंने लिखा कि पहले रो थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी को 7 से, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर उठा लेता हूँ। ठीक है, तो आपने बेशक रफ अमल में करके जो आंसर है यहाँ पे लिख सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इधर ही परफॉर्म करें। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं रो थ्री को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैश 0। फिर मैं 17 को मल्टीप्लाई करूंगा -7 से, तो मैं करूंगा -7 मल्टीप्लाई -17, तो ये मुझे मिल जाएगा 119 119। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं -7 को -7 से करूंगा तो आ जाएगा 49। ठीक है, फिर रेशो, फिर अगर मैं फर्दर बात करूं, रेशो में थोड़ा आगे डाल देता हूँ क्योंकि मैंने दूसरी टर्म में लिखनी है। फिर अगर बात करूं कि -24 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ -7 से, आई विल गेट 116। ये लिख लिया। अब मैं दूसरी वैल्यू लिख लेता हूँ, उसको डिफरेंट बैंड से लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्दर चलें, फिर +17 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 17 को 7 से करेंगे तो आ जाएगा -119। ठीक है, कैसे? अब 17 को मल्टीप्लाई करूँ -7 तो 119 आ जाएगा, फिर मैं करूँगा 17 को -5 के साथ, तो आई थिंक सो 85 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -85। ठीक है, फिर मैं करूँगा -8 से, तो 17 मल्टीप्लाई -8 तो कितना आ रहा है 136, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं नीचे वापस लिख लेता हूँ, तो जब नीचे लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 1 0 and 0 5 -7 and 0। ठीक है, -3 -5 एंड यहाँ पे कितना आता 49 -85 कितना आ गया -36। ठीक है, उसके बाद 168 -136 मेरे पास कितना आ रहा है 32 -8 7, यहाँ पे मैं डॉट डाल दूंगा। ठीक है, कोई मिस्टेक और एरर पॉसिबल है, ये नहीं कह रहा कि मैं सही करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो बेसिकली ये अब इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरी फॉर्म को एप्सिलॉन फॉर्म या गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब मेरे पास जो है वो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मुझे रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में जाना है। तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में जाने के लिए क्या करेंगे कि पहले एंट्री के नीचे 0 लाया डायगोनल के, अब ऊपर भी 0 लाना है। तो यहाँ पे पहले का 0 है, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए और इन दोनों में 0 चाहिए। ठीक है, तो ये भी ईजी है। अब कैसे ईजी है? ठीक है, यहाँ पे कितना आता है -36। ठीक है, यानी अब इसको मैं थोड़ा और इजी कर लेता हूँ। कैसे इजी कर लेता हूँ? अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है 36 32। जब मैं इनको फर्दर सॉल्व करूँगा तो वैल्यू और कम्प्लेक्स आ रही है। चलो, तो इस पूरी रो में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ कि रो 3 में से मैं कॉमन ले रहा हूँ 4। ठीक है, या 4 का टेबल ज़्यादा है तो 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 0 0। चलो, इसको मैं बाद में करूँगा, जब वो आएगा मेथड तो बता सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब मैं फर्दर देखूँ, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। मुझे कहाँ 0 चाहिए? डायगोनल के ऊपर, यानी रो 1 में। तो मैं लिखूंगा रो 1। ठीक है, किस रिस्पेक्ट से? रो 2 के रिस्पेक्ट से माइनस कर दूंगा। अब रो 1 के ऑपोजिट में क्या वैल्यू पड़ी है -7, और रो 2 के ऑपोजिट में -5। ठीक है, इस तरह कर लेंगे तो हमारे पास वहां पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं
ये मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है। सॉरी, अब रो 1 को मल्टीप्लाई करूँ किससे, -7 से। रो 1 को मल्टीप्लाई करो -7 से, तो यहाँ पे जाएगा -7, यहाँ पे -35 और यहाँ पे -21, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे -49, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अगर मैं फर्दर देखूँ, नेचुरल एंटी तो 0 ऐसे ही आ जाएंगे, 0 0 -7 0, ठीक है, -5 -36, ठीक है, -8 -32, ठीक है। ये तो मैंने इस तरह लिख लिए हैं। अब दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस, इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे करूंगा तो -35, ठीक है। फिर मैं रो 2 को करूंगा 5 से, तो 5 5 जा 25, तो -+25, ठीक है। अगर इधर करूँ तो 5 8 जा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा -++40, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। फिर मैं फर्दर लिख लेता हूँ। फिर अगर मैं फर्दर यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 0 21 20 कितना जाएगा, 46 -9 0 -9 -5 एंड -8, ठीक है। अब इस पूरी रो में से मैं 4 कॉमन ले लूंगा, तो 4 को मैं बाहर लिख लूंगा, ठीक है। ये 4 बाहर लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 -9 एंड 8, ये आ जाएगा, ठीक है। आप कॉमन ले सकते हैं, आप पूरी रो में से कॉमन हो, लेकिन कॉमन लेते हुए चीज़ का ख्याल रखेंगे डिवाइड में कोई वैल्यू ना आ रही हो, ठीक है। अब इसके ऊपर भी 0 आ गया, इसके ऊपर भी 0 आ गए, अब इसके ऊपर 0 चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 0 चाहिए। अब इन दोनों डायगोनल को यूज़ करते हुए आपने 0 लाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कमांड बता देता हूँ, आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो बाकी आपने फर्दर खुद सॉल्व कर लेना है। क्या कमांड हो जाएगी, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, पहले रो 1 में 0 चाहिए विद रिस्पेक्ट ऑफ रो 3। रो 1 के अपोजिट में क्या वैल्यू पड़ी है, -9, एंड रो 3 के अपोजिट में वैल्यू कितनी पड़ी है, -46, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, नहीं रो 2 में, रो 2 माइनस रो 3, रो 2 के अपोजिट में क्या वैल्यू पड़ी है, -9, एंड रो 3 के अपोजिट में, तो ये +5 हो जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर डायगोनल जो भी आ रहा होगा उसको पूरे को आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जो कि बहुत लेंथी होगी है, ठीक है, जिसके अंदर हमने खाली फर्स्ट 2 क्वेश्चन कवर कर सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।